हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पर हम पार्ट 2 करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। इससे पहले कि मैं आपको यह पढ़ाऊं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, अंग्रेज कैसा करके गए थे या कैसा छोड़ के गए थे, तो यहां पर इससे पहले आप ये देखो कि अंग्रेजों के आने से पहले कैसे था हमारा। तो ये हमने बात पिछले वीडियो में करी थी कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो एक, आप लोग देख सकते थे वहां पे 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ इसी सेक्टर में लगी हुई थी। ये कब की बात है? अंग्रेजों के आने से पहले। और हमने ये भी देखा था कि वहां पे जो किसानों की लाइफ होती थी वो काफी टेंशन फ्री होती थी, खुद ही उगाते थे, खुद ही खाते थे, यही सब चलता रहता था। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जब राज किया इंडिया में और जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस टाइम तक यानी कि स्वतंत्रता के समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, अंग्रेजों के जाने के बाद कैसा रहा, तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्रता के समय हमारा कृषि क्षेत्र कैसा था। तो चलिए आइए हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पर आप देखोगे पार्ट 2 जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के समय, यानी कि स्वतंत्रता के समय हमारा कृषि क्षेत्र कैसा था। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहां पर आपका आता है लैंड रिवेन्यू सिस्टम। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि यहां पर इसका मतलब क्या है। देखो, यह बात तो पक्की है कि भाई अंग्रेज यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। यानी कि अंग्रेज जो थे ना, पूरी तरीके से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब करके चले गए थे। अब खराब करने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे वो हम आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं, जिनमें से पहला कारण है, आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा, लैंड रिवेन्यू सिस्टम। अब ये होता क्या है पूरा सिस्टम, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो, फिर मैं यहां डिटेल में बताता हूं। देखो, लैंड रिवेन्यू सिस्टम में और कुछ नहीं होता। यहां पर क्या होता है कि एक तरफ आ जाती है आप लोगों की ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, एक तरफ आ जाते हैं यहां पे फार्मर्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, फार्मर्स से जो जमींदार होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि अपने नीचे जमींदार्स को अपॉइंट कर रखा है और जमींदार्स को यह राइट दे रखा है कि आप किसानों से लगान आप वसूल करो, यानी कि आप टैक्स वसूल करो। यानी कि फार्मर्स क्या करते थे, यहां पे खेती करते थे जमींदार के खेतों पर, और जो भी बदले में देखो, खेत किसके हैं, जमींदार के हैं। जमींदार के खेत में वो खेती करते थे और जमींदार उनसे कहते थे कि बदले में आप हमें टैक्स दे देना। क्या दे देना? टैक्स दे देना। टैक्स को यहां पे लगान वर्ड यूज किया गया है। अब आप देखो, यहां पे टैक्स देते थे वो इसको, और टैक्स का कुछ पार्ट यानी कि टोटल जितना भी रेवेन्यू फार्मर्स इसको देंगे जमींदार को, तो टोटल रेवेन्यू का कुछ हिस्सा, और वो कितना है वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, टोटल रेवेन्यू का यानी कि जितना भी ये टैक्स इन्हें देंगे उन टोटल टैक्स का कुछ हिस्सा जमींदार अपने पास रखेंगे और बाकी वो दे देंगे किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी कि आप देखो, अल्टीमेटली मेहनत कौन कर रहा है? किसान। और जाहिर सी बात है, खेत भी पहले किसके थे? किसान के। जमींदार ने तो लिए हैं उनसे, यानी कि मालिक बना दिया गया, और फिर ये फार्मर बदले में क्या दे रहे हैं? यहां पे टैक्स यानी कि रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू का कुछ पार्ट अपने पास रख के वापस किसको दे रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
यानी कि यही आप लोगों का पूरा जमींदारी सिस्टम था, जिसकी वजह से यहां पर आप लोगों का पूरा सिस्टम इस खराब होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या हो गया, खराब। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहां पे ये जो टैक्स जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट को, इसमें दिक्कत क्या है, क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि जमींदारी सिस्टम को खराब माना जाता था। तो आपको मैं बता दूं इसके पीछे क्या होता है। जैसे कि आज की डेट में हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, सभी देते होंगे। अब जब हम सरकार को टैक्स देते हैं तो बदले में हम कुछ सर्विसेज की भी एक्सपेक्ट करते हैं, सरकार की तरफ से फैसिलिटीज को एक्सपेक्ट करके चलते हैं। जैसे कि सड़कें बनेगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स खोले जाएंगे, ठीक है ना। और आप देखोगे तमाम तरह की जो चीजें होती हैं जरूरी, वो सारी सरकार हमें देगी। लेकिन यहां पर तो आप देखो किसान ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देने के बावजूद भी यहां पे अगर किसानों को किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो ये लोग क्या करते थे, उस चीज को इग्नोर कर दिया करते थे। यानी कि इनकी फैसिलिटीज को लेकर कोई भी यहां पे कदम नहीं उठाया जाता था। चाहे आपको इन किसानों को चाहे कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए हो, बीज चाहिए हो या फिर कुछ भी चाहिए हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से कहा जाता था कि जमींदारी सिस्टम खराब होने की वजह से यह कारण बन गया। किस चीज का कारण बन गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के खराब होने का। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि यह है पूरा जमींदारी सिस्टम। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जमींदारी सिस्टम होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा मजा आने वाला है काफी, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों को जो नजर आ रहा है, क्योंकि ये कम से कम 3 से 4 नंबर का पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखो लैंड रिवेन्यू सिस्टम, यानी कि जिसे हिंदी में हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। तो क्या होता है ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर मतलब क्या हुआ, जहां पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो रुक गई, स्थिर हो गई, यानी कि वहां पे विकास हुआ ही नहीं, किसमें, एग्रीकल्चर में। तो उसका मेन कारण क्या था, आप देख सकते हो, स्टेगनेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। यानी कि अगर ऐसा है कि वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रुक गई या फिर एक तरीके से खत्म हो गई, तो इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही था, और वो क्या, जमींदारी सिस्टम का आना। अब क्या होता है जमींदारी सिस्टम, अब आप देख सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे अंडर दिस सिस्टम, एक एक चीज को मैं डिटेल में बताऊंगा, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो आप लोगों ने देखा, अब पूरी पिक्चर आपको नजर आने वाली है। अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज एज द ऑनर ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का यहां पे जो मालिक बना दिया गया या माना गया, वो किसको मान लिया गया, जमींदार्स को। यानी कि आप देख सकते हो यहां पे 3 कैरेक्टर होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद जमींदार्स, और जमींदार्स के नीचे कौन, किसान। ठीक है, तो यहां पे अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि यहां पे भूमि का जो मालिक बनाया गया वो किसको बना दिया गया, जमींदार्स। जमींदार्स ने किसानों से जमीनें ले ली और किसानों से यह कह दिया कि आप बदले में आप हमारे इस खेत पर, यानी कि हमारी इस जमीन पर आप खेती कर सकते हो, और खेती करेगा तो बदले में वो ये भी कह रहा है कि आप खेत तो कर सकते हो लेकिन आप बदले में लगान दे देना। क्या दे देना, लगान। अब यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है, लगान। अगर आप लगान को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हो ना, तो यहां पे आप लोगों को याद होगा एक आमिर खान की मूवी आई थी लगान, तो आप उस मूवी को जरूर देखना। ठीक है, ये पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप लगान मूवी देखोगे ना, तो अगर किसी ने देख भी रखी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि उसमें जो आमिर खान है जब वो क्रिकेट खेलता है तो वो वहां पर बॉलर होता है या बैट्समैन होता है। अगर आप में से मूवी देख रखी है ना किसी ने, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वो बैटिंग करता है या फिर बॉलिंग करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। लगान का मतलब क्या होता है, टैक्स। ठीक है, वहां पे वर्ड यूज करते थे वो लगान। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम जमींदार ये हो गया, क्या था कि प्रॉफिट एक्रोइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान।
यानी कि जितना भी एग्रीकल्चर से प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट दे दिया जाता था किसको? जमींदार को। अब ये डायरेक्टली यहां तो नहीं जा सकते, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो काफी बड़ी है ना, अब किसान तो बहुत छोटे हैं, तो वो सीधा इससे थोड़ी ना टक्कर ले लेंगे। वो क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो पहले किसको देंगे? जमींदार को। आप देखोगे प्रॉफिट एक्रोइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। किस रूप में दिया जाएगा? ये लगान के रूप में दिया जाएगा, यानी कि टैक्स के रूप में दिया जाएगा, यानी कि रेवेन्यू के रूप में दिया जाएगा। कौन दे रहा है? ये किसान दे रहा है। किसको दे रहा है? जमींदार को दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो आप। इन दिस सिस्टम जमींदार्स गॉट 1/11 ऑफ टोटल रेवेन्यू एज कमीशन एंड 10/11 ऑफ द टोटल रेवेन्यू पेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आपको यह चीज नहीं आई होगी समझ में, तो मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। आप इधर देखो, मान लो कि यहां पर अगर टोटल रेवेन्यू किसानों ने, किसने? किसानों ने जमींदार को दे दिया कितना? 11,000। ओ माय गॉड, जैसे अरदास करते हैं हम, ठीक है ना। 11,000 रुपए टोटल रेवेन्यू है। अब इसमें से 11,000 में से जमींदार का जो हिस्सा होगा ना, कमीशन का, किसका? कमीशन का। अब जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट कर रखा है कि भैया तू ना मेरे बिहाफ में क्या कलेक्ट करा कर, टैक्स कलेक्ट कर लिया कर। किससे? किसानों से। तो बदले में तेरे को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो यहां पे 11,000 का 1/11वां हिस्सा किसका बना? आप देखो 11 से 11 कट गया, 1,000 किसका हो जाएगा? ये जमींदार का कमीशन हो जाएगा। ये जमींदार का क्या हो जाएगा? कमीशन। उसके बाद फिर बात आती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कितना हो गया? फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया। अब आप देखो 11,000 में से 1,000 अगर इनके पास चला गया तो 11,000 में से 1,000 माइनस कर दो, तो आप बताओ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कितना रह गया टैक्स? 10,000। तो यहां पे आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इन दिस सिस्टम ये रेशो फिक्स किया गया है कि 1/11वां पार्ट जो होगा वो जमींदार के हिस्से में जाएगा कमीशन के रूप में। जी हां, कमीशन के रूप में। और उसके बाद 10/11 जो होगा रेवेन्यू का, वो जाएगा किसके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप इसमें देख सकते हो मेहनत कर रहे हैं किसान और जा रहा है कमीशन इन लोगों के पास, वो भी रेवेन्यू यानी कि टैक्स के रूप में। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने इस पॉइंट को समझ लिया। आगे देखो, द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वॉज ओनली, इस पॉइंट को समझना आप, द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स was only to collect लगान regardless of the economic condition of the cultivators। क्या मतलब हुआ इस चीज का? बड़ी भयंकर सी लाइन नजर आ रही है आप लोगों को भी और मुझे भी नजर आ रही है। तो आप समझो इसका मतलब क्या है। कहता है कि यहां पे जो जमींदार होते हैं उनका सिर्फ मेन मकसद ही यही होता है किसानों से लगान कलेक्ट करना, चाहे उनकी इकोनॉमिक या आर्थिक स्थिति उनकी कैसी भी क्यों ना हो। उन्हें बस चाहिए तो क्या? सिर्फ लगान। उन्हें लगान से मतलब है चाहे एग्रीकल्चर में प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट जो होगा वो एक लगान के रूप में किसानों ने जमींदार को देना ही होगा। यानी कि ये बात आ जाती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, यानी कि जमींदार को इतना कोई मतलब नहीं है किसानों से कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। उन्हें सिर्फ मतलब है तो किससे? टैक्स से। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? आ रही है ना समझ में? मजा आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, मुझे भी आ रहा है बहुत। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आऊंगा। क्योंकि ये पूरी इंडियन इकोनॉमी जिससे हर एक बच्चा डरता है, यहां पे आप लोगों को अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो आगे देखते हैं। तो यहां पे आपने देखा ये सारी चीजें हो रही हैं। कल्टीवेटर्स किसे कहते हैं? जो उस टाइम पे खेत को जोतता है या खेत में जो काम करता है उन्हें कल्टीवेटर्स कहते हैं। ठीक है, द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग
Specified sums of lagan to British government were also fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. अब इसका मतलब देखो आप क्या कहना चाह रहा है। कहता है कि यहां पर डिपॉजिट्स यानी कि लगान ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करवाने की डेट भी यहां पे फिक्स थी, और अगर जमींदार वहां पे स्पेसिफाइड डेट पे लगान को अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं जमा कराएगा ना, तो जमींदार अपने राइट्स सारे खो देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे सारे राइट्स सारे अधिकार छीन लेगी। ठीक है, जैसे कि कमीशन मिलना है, जमीनों पे अधिकार होना है, ये सारे राइट्स वो जमींदार अपने खो देंगे अगर किसी जमींदार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक डेट पर, एक निश्चित तारीख पर अगर लगान डिपॉजिट नहीं कराया तो। बात समझ में आ रही है? ये तो सरेआम अगर देसी भाषा में बोला जाए तो गुंडागर्दी है। क्या है ये? गुंडागर्दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा जमींदार्स को इस तरीके से कर रखा था जैसे कि ये समझ लो कि ये सारे इसके इशारों पर नाचने वाले हैं, जैसा ये कहते थे ये लोग वैसा करते थे। तो आप देख सकते हो ये लोग भी अपने अधिकार खो देंगे अगर इन्होंने इसको ठीक टाइम पर डिपॉजिट नहीं कराया। किस चीज का? लगान का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ऐसे में प्रेशर की वजह से ये लोग भी किसानों पे अत्याचार करके किसी ना किसी तरीके से लगान वसूल करते रहते थे। ठीक है ना? तो बात समझ रहे हो? आप देख खुद सोच सकते हो, जब इन्हें प्रेशर मिलेगा तो ये अपना प्रेशर किनको देंगे? फिर किसानों को ही तो देखेंगे। तो अल्टीमेटली पिसेगा कौन यहाँ पे? किसान। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को वैसे ये टॉपिक? तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो यहां पे आप लोगों ने देखा ये चीज। उसके बाद द जमींदार्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए ना तो जमींदार्स आगे आए ना ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे आई। जैसे कि जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती थी, जो हमें पदार्थ चाहिए होते, जो केमिकल वगैरह ये बीज वगैरह हमें चाहिए होते थे, इस तरफ इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। खराब है तो खराब है, इन्हें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ किससे? लगान से। ठीक है, मूवी जरूर देखना जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये है आप लोगों का पूरा सिस्टम। किसका? लैंड रिवेन्यू सिस्टम। तो आप देख सकते हो यही एक कारण है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या हो गया था? पूरी तरीके से खराब हो गया था। जहां पे अंग्रेजों के आने से पहले हम इतने खुश हुआ करते थे, आराम से किसान बिल्कुल टेंशन फ्री होके खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, खाया पिया, बस ऐसे ही टेंशन फ्री लाइफ चलती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने की वजह से ये तो पूरी तरीके से गुलाम हो गए और नाचने लग गए इशारों पर। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया सिस्टम कौन सा? लैंड रिवेन्यू सिस्टम। आगे चलते हैं हम, कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती, अब तो शुरू हुई है। आगे देखो आप, आगे आ जाता है आप लोगों का कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होता है ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? आप अच्छे से समझो। इसे हम कहते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। मतलब बिल्कुल साफ है, जो हम लोग यहां पे गेहूं चावल वगैरह ये सब कुछ उगाया करते थे और खुद ही उसका यूज किया करते थे। कब? अंग्रेजों के आने से पहले। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने क्या देखा कि भाई इंडिया में कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो हमारी कंट्री यानी कि ब्रिटेन में रॉ मटेरियल के लिए यूज हो सकती है। वो जैसे कि एक आप लोगों का होता है कॉटन और दूसरा आता है क्या? इंडिगो। तो इन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों ने क्या कहा किसानों से कि आप अब से जो फसलें उगाओगे वो उगाओ जो हम आपको कह रहे हैं, मतलब हमारे लिए सेल करने के लिए, बेचने के लिए वो फसलें उगाओ। किसानों ने कहा हम नहीं उगाएंगे, ऐसे वैसे कर लेंगे, बातचीत हुई होगी आपस में, लेकिन अंग्रेजों ने डराया होगा, धमकाया होगा, फिर एंड में ये भी एक उन्हें लालच भी दिया कि हम तुम्हें इस ऐसा करने के लिए हायर प्राइस देंगे, मतलब डबल दे देंगे। अब किसान तो वैसे ही अनएजुकेटेड है, तो उन्हें तो पैसों से मतलब है, 4 पैसे अगर फालतू आ रहे तो क्या दिक्कत है। तो किसानों ने सोचा चल कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम, 4 पैसे फालतू आ रहे। तो उन लोगों ने क्या किया
कि अपने मतलब की फसलें किसानों से जबरदस्ती फोर्स करवा के, यानी कि फोर्स करवा के उनसे वो फसलें उगवाने के लिए कहा और उन्हें बेचने के लिए कहा। तो ऐसे में उन ब्रिटिशर्स ने, उनका मकसद क्या था कि उन फसलों को अपनी कंट्री के लिए, यानी कि ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके उसे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके बेचना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि किसान जो यहां पे फसलें उगा रहे थे, उनके कहने पर जो वो लोग बोल रहे थे, तो उन फसलों को, यानी कि वो फसलें ब्रिटिशर्स के लिए क्या थी? रॉ मटेरियल थी। उन्होंने उन फसलों को कन्वर्ट कर दिया किस में? फाइनल गुड्स में। और उन फाइनल गुड्स को अपनी कंट्री में ले जाके क्या कर दिया? बेच दिया। तो आप देख सकते हो ना, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए, यानी कि ब्रिटेन के लिए ये जो फसलें थी, जो वो लोग कह रहे थे, वो उनके लिए क्या थी? सिर्फ एक रॉ मटेरियल। और उन रॉ मटेरियल को वो किस में कन्वर्ट करना चाह रहे थे? फाइनल गुड्स में, ताकि उसका दाम उन्हें अपनी कंट्री में और भी ज्यादा मिले। जैसे कि इंडिगो, देखो मैं आपको बता दूं कि इंडिगो का मतलब यहां पे क्या है? नील की खेती। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा हो तो आप लोग अच्छे से समझते हो कि नील की खेती क्या होती है। लेकिन अफीम के लिए यूज होता है ये, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है कि अफीम ज्यादा यूज करते हैं। अब नील की खेती करने का ना एक नुकसान है। नुकसान क्या है? जिस जमीन पर वो खेती होगी ना, तो वो पूरी जमीन खराब हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। किसान के लिए भी सबसे बड़ा नुकसान यही था। चैलेंजिंग था उनके लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना, बट उनके आगे तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग गुलाम थे। किसान क्या थे? गुलाम थे। तो यहां पर नील की खेती, वो भी किसके लिए? अपने फायदे के लिए। यानी कि कौन? ब्रिटिशर्स। ताकि उनको पता है कि यहां पे अगर नील की खेती होगी तो इस नील की खेती को हम, यानी कि रॉ मटेरियल को हम अपनी कंट्री में ले जाके ऊंचे दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा, इसे कहते हैं हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का एक्चुअल में मतलब क्या है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यानी कि पहले सेल्फ कंजम्पशन होता था, अब सेल्फ कंजम्पशन की जगह उन फसलों को क्या किया जा रहा है? मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात, जिससे किसान पहले दूर भागते थे कि हम सेल्फ कंजम्पशन करेंगे अंग्रेजों के आने से पहले, अब लेकिन क्योंकि वो गुलाम हैं, इसलिए वो जैसा कह रहे हैं उन्हें वैसा ही करना पड़ रहा है। ये फसलों को यहाँ पे सेल्फ कंजम्पशन की जगह अब वो किसकी ओर आ चुके हैं? बेचने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, यहां पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है, कैश क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसलें जिनको इजीली हम बेचकर कैश उससे ले सकते हैं, यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिन्हें बेच के हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। सीधी सी बात इतनी है, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? कैश क्रॉप्स इन्हें नाम दे दिया गया। और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है आप देख सकते हो, कॉटन एंड इंडिगो। बता दिया मैंने आप लोगों को दोनों क्या होता है। इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील की खेती, वही जो आप लोग समझ रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसका क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, जहां ये खेती होगी वहां जमीन खराब होगी। एक बार दोबारा समझो, जहां खेती होगी वहां जमीन खराब होगी। किसको करने से? नील को करने से। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर कैश क्रॉप्स। अब कॉटन और इंडिगो को उगाने के लिए किसानों को हायर प्राइस दिए जाते थे, यानी कि ज्यादा प्राइस दिए जाते थे, उन्हें लालच देने के लिए कि अगर आप इस दोनों को उगाओगे तो हम आपको ज्यादा प्राइस पे करेंगे। अब किसान तो वैसे भी अनपढ़ थे उस टाइम पे, तो उन्हें तो 4 पैसे आ रहे हैं, तो उन्हें तो इस बात से मतलब था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। ब्रिटिशर्स यूज कैश क्रॉप्स एज रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। पढ़ते ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया ना आप लोगों को? वैसे मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को। तारीफ एक बार आप कर देना कमेंट के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। खैर ये एक मजाक था, करो या ना करो वो आप जो भी करो, लेकिन दिल से करो। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ब्रिटिशर्स यूज क्रॉप्स एज रॉ मटेरियल्स
फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, यानी कि आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन कैश क्रॉप्स को रॉ मटेरियल के लिए यूज किया, लेकिन कहां के लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कि ब्रिटेन में ये चीज कैश क्रॉप्स जो थी वो रॉ मटेरियल थी, और रॉ मटेरियल का वो यूज करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके वो उसे आगे क्या कर देंगे, अपनी कंट्री में बेच देंगे ज्यादा दामों पर, और वहां से वो प्रॉफिट कमाएंगे। क्या कमाएंगे, प्रॉफिट। तो उनका पूरा ही बिजनेस बन रहा था इस चीज का, ठीक है। तो ये तो बात आ गई कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोगों को मैंने इस तरीके से समझाया है कि सिर्फ आप लोगों को यहां छपना चाहिए। ध्यान रखना, आपको नॉलेज यहां होनी चाहिए। पेपर पे लिखी हुई चीज, कॉपी पे लिखी हुई चीज फिर भी आप भूल सकते हो, लेकिन एक बार चीज दिमाग में उतर गई तो आपसे कोई नहीं छीन सकता उस चीज को। इसलिए मैं आप लोगों को इसी तरीके से बता रहा हूं कि आपके सीधा यहां छपे, यहां समझ में आए चीजें, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जैसे कि आपने देखा ये पॉइंट्स आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसे हम कहते हैं उत्पादकता का निम्न स्तर। क्या होता है उत्पादकता का निम्न स्तर, और इसके पीछे देखो सिंपल सी बात है, आपको मैं बता दूं। मान लो कि ये एक खेत है, समझ में आ रही है बात। इस खेत पर 100 kg का प्रोडक्शन हो सकता था। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इस खेत पर 100 kg यानी कि गेहूं समझ लो आप, गेहूं, क्या समझ लो आप, गेहूं, 100 किलो गेहूं का प्रोडक्शन इस पे हो सकता था, लेकिन इस खेत पर सिर्फ 50 kg का प्रोडक्शन हो रहा है। कितने केजी का प्रोडक्शन हो रहा है, 50 kg का प्रोडक्शन आ रहा है। तो आप देखो 100 kg का प्रोडक्शन हो सकता है, जबकि हो कितना रहा है, सिर्फ 50 kg का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। यानी कि एक खेत से आप जितनी आउटपुट ले सकते थे आप उतना नहीं ले पा रहे हो। तो यहां पे पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है ना आपका, या पर हेक्टेयर जो आउटपुट है आपका, वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, और इसीलिए हम यहां पे इसे क्या कहेंगे, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि होना ये चाहिए था और जबकि हो ये रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पे पर हेक्टेयर यानी कि एक जमीन के इतने से टुकड़े पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन आप देखो काफी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसी को बोलते हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब इसके पीछे कारण कौन से जिम्मेदार हो सकते हैं, तो आप देखो सबसे पहले लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अब आप देखो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, इरिगेशन का मतलब सिंचाई, यानी कि खेतों में पानी डालना। सिंपल सी बात आप ये समझ लो, क्या डालना, खेतों में पानी डालना। अब आप देखो उस टाइम की अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा वहां पे सोर्सेस नहीं थे, रिसोर्स नहीं थे, जिस वजह से हम यहाँ पे खेतों में सिंचाई बहुत अच्छी तरीके से कर सके या पानी अच्छी तरीके से डाल सके। तो वहां पे उस चीज का अभाव था। लैक ऑफ का मतलब क्या होता है, अभाव, किसी चीज का अभाव रहना। तो एक ये पहला कारण हो सकता है जिसकी वजह से उत्पादकता में कमी आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। उसके बाद दूसरा कारण आता है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। आप ये तो समझ में आती है आपको, पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जहां पे आप लोगों ने नोटिस कर सकते हो कि वहां पे उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की कितनी ज्यादा दिक्कत रहती होगी। तो जब टेक्नोलॉजी की वहां पे दिक्कत रही होगी, ट्रैक्टर वगैरह ये सारे, या फिर नए नए केमिकल सीड्स वगैरह ये सारी जो चीजें होती थी उस टाइम पे ये इतनी नहीं होती थी। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का वहां पे क्या होता था, अभाव रहता था। इस वजह से यहां पे प्रोडक्टिविटी आप लोगों को कम देखने को मिल रही है। बात आ रही है ना समझ में। एक एक चीज होनी चाहिए क्लियर, एक एक चीज, और नहीं हुई तो आप मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं उस चीज को दोबारा बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस पॉइंट का मतलब होता है कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना आपके, उसका ठीक तरीके से यूज ना कर पाना या फिर उसको नजरअंदाज करना।
यानी कि फर्टिलाइजर्स के यूज को नजरअंदाज करना, यानी कि नए तरह के केमिकल वगैरह। उस टाइम पे किसानों की सोच ये रहती थी कि भाई अगर हम ये यूज करेंगे ना फर्टिलाइजर्स या नए नए तरह के बीज या फिर कुछ केमिकल वगैरह, तो यहां पर हमारे खेत खराब हो जाएंगे। पुरानी सोच के लोग थे वो, तो पुरानी सोच के लोग थे तो क्या थे, उनकी सोच क्या रहती होगी कि भाई ये हम नहीं यूज करेंगे। होते हैं ना अभी भी कुछ गाँव में, अरे ना यार हमसे ना होगा, ये हमें ना पता, ये सब बातें कहते हैं ना कुछ लोग, हम ना जानते इसको, भाई हम ना जानते, हम तो वही काम करेंगे जो हम करते हैं। तो वो उनकी टोन ऐसी होती है, समझ रहे हो ना, हंस तो नहीं रहे ना आप लोग, उनकी टोन ऐसी होती है कि भैया हम तो वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। तो आप देखो ऐसा बोलते हैं वो। तो किसानों की भी सोच यही थी कि हम फर्टिलाइजर्स को उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। वो नई नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से यहां पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी में यानी कि उत्पादकता में क्या रह गई होगी, कमी रह गई होगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि फर्टिलाइजर्स को यहां पे क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे कि जमीन को जोतने के लिए जो उर्वरक होते हैं, खाद वगैरह होती है और नई नई तरह की चीज़ केमिकल वाली होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की इसमें आ जाती है। तो किसान इस चीज़ को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि इसे इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस वजह से प्रोडक्टिविटी में भी क्या पड़ रही थी, असर पड़ गया था, कम हो गई ना प्रोडक्टिविटी। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इस एग्जांपल में। उसके बाद आ जाती है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की उच्च डिग्री। अब आप इस पॉइंट को समझो। आप देखो लगान मूवी आपने अगर जिन्होंने देखी हो तो उन्हें ये बात अच्छे से पता है, और मैं जानता हूं कि उन्हें पता होगी ये बात, कि आप देखो वहां पे क्या होता है कि एक व्यक्ति ऊपर आसमान में देख रहा होता है, देख रहा होता है ना, याद आ रहा होगा आपको, याद आ गया होगा। आसमान में देख रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है कि कब बारिश आएगी और कब हमारी फसलें अच्छी होगी। यानी कि वो लोग पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड हो रहे थे, बारिश के ऊपर, कि बारिश आएगी तो हमारी फसलों में पानी आएगा, खेत में पानी आएगा, तो वहां पे खेत बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे क्योंकि पानी ऊपर से डल रहा है। यानी कि बारिश कब आएगी ये निश्चित तो नहीं है ना, और जो चीज निश्चित ना हो उसको क्या बोलते हैं हम, अनिश्चित। तो यानी कि अनसर्टेनिटी। तो यहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलती थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। पूरे दोपहरी तक लोग हर दिन टकटकी लगा के ऊपर देखते रहते थे आसमान में, कब आएगी बारिश, कब आएगी बारिश, ऐसा सोचते रहते थे। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो वहां पे कितना लोग यही इन्हीं चीजों में, अनिश्चितताओं में जीते थे कि ये होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो ऐसा होगा, और जो चीज सर्टेन ही ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, क्लियर होगी बात, कि वो चीज होगी या नहीं होगी, जो चीज बिल्कुल फिक्स ना हो, कंफर्म ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित या अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे। एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ में आ गया होगा, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। जैसे कि आप देख सकते हो लैंड रेवेन्यू सिस्टम मैंने आपको बता दिया, और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो गया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, और हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, आप लोग मेरे से डिटेल में पूछ लेना, कैसे भी करके आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बस आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।